देखते हैं फुरदो। फुरदो एक पुरसरार मगर बहुत बड़ी हकीकत, एक ऐसी हकीकत जो कि इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए वबाल जान या दर्द सर बना हुआ है। फुरदो कहने को तो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उर्फ आम में जो एक्विजिशंस अमेरिका और इसराइल लगाता है कि फुरदो जो है वो एटम बम बनाने का कारखाना है, लेकिन ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिस तक पहुंचना तकरीबन अभी तक नामुमकिन है। आपके सामने इसकी थोड़ी सी तफसील रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्यों पूरी की पूरी जो वॉर स्ट्रेटजी है वो फुरदो के इर्द गिर्द जो है वो शेप हो रही है, और ये जो रजीम चेंज की बातें हो रही हैं, ये जो ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है, बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, खाना जंगी की बात हो रही है, इन सब में जो एक बहुत बड़ी वजह है या आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहें तो वो फुरदो ही बनता है। पहले तफसील रखते हैं आपके सामने कि ये है क्या, कहाँ बना हुआ है, और फिर आपको बताते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने इसको तबाह करने की क्या क्या तैयारियां की हैं, कौन कौन से बम हैं उनके पास, कोई पहुंच सकता है यहाँ के नहीं, और फिर पाकिस्तान का रोल और खत्ते के दूसरे मुल्कों का रोल, और फिर कुछ और बड़ी ही अहम खबरें हैं, जैसा कि सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ देने के लिए हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो नॉमिनेट कर दिया है, और उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने बहुत बड़ा इकबाल जुर्म आज किया है कि हम वाकई अर्दली हैं, और भी कुछ खबरें हैं उनकी तरफ चलेंगे। लेकिन पहले फुरदो, इसकी लोकेशन जो है ये कोम सिटी जो ईरान के अंदर है, बहुत ही ये हिस्टोरिक सिटी है, बहुत उसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, उसके करीब है। और ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये शायद दुनिया की ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो ज़मीन के इतना नीचे बनी है। पूरा एक पहाड़ है जिसके नीचे भी जाकर खोद के ये बनाई गई है, इसके ऊपर पूरा एक पहाड़ है, और यही वबाल जान है इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए, क्योंकि दोनों के पास ऐसा असलहा खुसूसी तौर पर अमेरिका के पास मौजूद है जो 50-100 फीट नीचे तक तबाही मचा सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन यहाँ पर अब बात की जा रही है शायद 300-400 फुट नीचे ज़मीन के, मतलब कि 100 मीटर 125 मीटर नीचे ज़मीन के जाके ऐसी फैसिलिटी बनाई गई है, और फिर उसके अंदर इस तरीके से उसको क्रिएट किया गया है या उसकी कंस्ट्रक्शन की गई है कि वहाँ तक कोई बम नहीं पहुँच सकता। तो ये पर्पज़ इसमें ज़ाहिर है यूरेनियम इनरिचमेंट है यहाँ पर, और अमेरिका बहादुर कहता है कि केपेबल है फॉर वेपन ग्रेड प्रोडक्शन। डेप्थ इसकी, जैसे हमने कहा कि अमूमी तौर पर समझा जाता है कि 100 मीटर या उससे ज़्यादा नीचे है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कोई 350 फीट या इससे रिलेटेड आप उसकी गहराई समझ लें, ये जाके नीचे बनाया गया है। हिडन रहा, ये किसी को दुनिया में नहीं पता था इसका, और ये 2007 में पहली दफ़ा जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने इसका इंकशाफ किया कि ईरान ने फुरदो के अंदर एक पहाड़ के नीचे अंदर जाके न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रखा है। 2009 में फिर ईरान ने कबूल कर लिया इसे कि हाँ ये हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है यहाँ, और इसको हम रन कर रहे हैं, लेकिन हम इसे पुरअमन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, हम एटम बम नहीं बना रहे, हम यूरेनियम की जो इनरिचमेंट यहाँ कर रहे हैं वो पुरअमन पर्पसेस के लिए है, इससे ज़्यादा नहीं। अब जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है न्यूक्लियर सिस्टम्स की, वो तकरीबन 2015 से इसे ओवरसाइट कर रही है, मतलब कि इसको देख रही है, या उनके ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। ईरान ने मेरा ख्याल एक्सेस भी दी है इस हद तक, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए दोनों मुल्कों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे एक उनकी और फैसिलिटी है जिसका नाम गालिबन नेटजन है, और जो वो फैसिलिटी है वो इतनी गहराई में नहीं है, उसके ऊपर शायद कोई 15-20 मीटर की गहराई तक वो होगी, इससे ज़्यादा गहरी वो नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि उस पर भी ऊपर बड़ा थिक कंक्रीट है ताकि अगर ऊपर से कोई बम शाम मारे जाएं तो वो तबाह ना हो, लेकिन अमेरिका के पास एक ऐसा बम है जो उसको बहुत ही ईजीली तबाह कर देगा। हाल ही में इसराइल ने भी नेटजन के ऊपर हमले किए हैं, और कहा जा रहा है कि जो सैटेलाइट की इमेजरी है वो ये बता रही है कि वहाँ पर नुकसान हुआ है। शायद साइज़ के अतबार से नेटजन जो है वो ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी है, लेकिन उसके बैकअप के लिए ये जो फुरदो है और जितनी ये सिक्योर है, ये उनके लिए वबाल जान बनी हुई है। तो नेटजन, जैसे मैंने आपको कहा कि 10-15 मीटर गहराई तक वो होगी, या शायद इससे कम या ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। और वहाँ पर अब एक नई वो फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं नेटजन के मकाम पर ही, और कहा जा रहा है कि वो इतनी ज़ेर ज़मीन करने की कोशिश की जा रही है कि शायद 150 से 200 मीटर वो ज़मीन के नीचे बनाने की कोशिश की जा रही है। अब वो बन चुकी है, बन रही है, कब बनेगी इसके बारे में अभी तक किसी को इल्म नहीं है। नेटजन को एक तरफ छोड़ते हैं क्योंकि उस पर तो हाल ही में हमला भी किया गया है, और जो मैंने आपको कहा कि सैटेलाइट इमेजरी है वो ये कह रही है कि उसकी जो मेन रिएक्टर या मेन चैम्बर है उसका जहाँ पर काम होता है,
उसको नुकसान भी पहुंचा लिया गया है, पार्शली उस तक पहुंचा गया है, पेनिट्रेट किया गया है मिसाइलों की मदद से, बम्बों की मदद से, और उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो फरदो है वो तो उसको टच करने तक भी नहीं पहुंच पाए, मतलब कि अमेरिका बहादुर की बात कर रहा हूं और इजराइल की बात कर रहा हूं कि वो दोनों कहते हैं कि हम अभी तक उस तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक बम है जो अमेरिका ने गालिबन फरदो के लिए ही स्पेशली बनाया है। बोइंग कंपनी ने ये बना के दिया था। गालिबन ये 2011 में बोइंग कंपनी ने ये एटम बम जो है, एटम बम कह रहा हूँ, ये एटम बम तो नहीं है, लेकिन एटम बम से हट के, न्यूक्लियर बम से हट के, ये दुनिया का सबसे भारी भरकम बम है। ये गालिबन 2011 में, जैसे मैंने आपको कहा, कि बोइंग कंपनी ने बनाकर अमेरिका को दिया था। इसका वज़न 30,000 पाउंड है, तकरीबन 15,000 किलो, आप समझ लीजिए, किलोग्राम एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आगे पीछे समझ लीजिए कि कुछ तकरीबन 15,000 किलोग्राम पाउंड्स। हैवीएस्ट, ये नॉन न्यूक्लियर जो है, एटम बम के अलावा ये हैवीएस्ट बम है जो अमेरिका के पास या दुनिया में किसी फौज के पास भी है। ये पेनिट्रेट कर सकता है 200 फुट तक, ज़मीन के नीचे 200 फुट तक ये जाकर तबाही कर सकता है, और 60 फुट तक कंक्रीट को तबाह कर सकता है। मीन ज़मीन अगर होगी तो 200 फुट तक नीचे जा सकता है, कंक्रीट की तय होगी तो 60 फुट नीचे तक ये जाकर तबाही कर सकता है। फिर इसको फेंकने के लिए, इसको डिलीवर करने के लिए सिर्फ एक ही तैयारा है दुनिया में, और वो है B-2 बॉम्बर जो है, स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिका का। वो इसको सिर्फ, क्योंकि ये बहुत ही हैवी बॉम्ब है, तो इसको डिलीवर करने के लिए ये सिर्फ एक ही तैयारा है दुनिया के अंदर, और वो अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, और वो एक वक्त में ये 2 बम लेके जा सकता है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये 15,000 किलोग्राम, और इसके अंदर जो है मुज़ाहिर है बारूदी होना है ज़्यादा, तो और ये 15,000 किलोग्राम का ये एक बनेगा, एक 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 ये जो बॉम्ब है जिसका नाम है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। और ये आप इसे कहें कि बंकर्स को, या जो बहुत ही गहराई में वाक़या ऐसे बंकर्स या ऐसी सुरंगें, उनको ये उड़ाने के लिए बनाया गया। कहा यह जाता है कि ये असल में ये फर्दों को ही टारगेट करने के लिए बनाया गया था। अब अभी तक ये इस्तेमाल उस पर नहीं हुआ, होगा तो पता चलेगा, खुदा ना करे कि हो, इतनी बड़ी तबाही मचे। हाँ, इसे हाल ही में 2024 में आखिर पर, या शायद 25 के शुरू में, यमन में एक दफ़ा इस्तेमाल किया गया है, पहली दफ़ा। इससे पहले ये मिलिट्री के तौर पर एक्सपेरिमेंटल इसका एक्सपेरिमेंट तो किया गया, लेकिन ये असल में कहीं डिप्लॉय नहीं किया गया, असल में कहीं डिलीवर नहीं किया गया, असल में कहीं पर ये बम नहीं मारा गया। लेकिन हाल ही में ये यमन में इस्तेमाल किया गया था, यमन की फैसिलिटीज़ को तबाह करने के लिए। और अब तमाम दुनिया को ख़तरा या फ़िक्र ये है कि ये शायद फर्दों के ऊपर फेंका जाएगा। अब फर्दो जो है वो इसलिए अभी तक बचा हुआ है कि इसका जो टारगेट है वो, मैंने जैसे आपको अभी बताया है कि ये तकरीबन 200 फीट नीचे जा सकता है ज़मीन में, और ये 60 फीट कंक्रीट को कर सकता है। अब फर्दो तो एक चट्टानों के अंदर बना हुआ है, शायद उनकी जो पुख्तगी है वो कंक्रीट से भी ज़्यादा है उस पहाड़ की, और वो इतना गहरा है कि वो शायद 300 फीट से भी नीचे पूरा फैसिलिटी बनाई हुई है। तो ये किसी सूरत भी, ज़मीन गिन लें उसको, पहाड़ को, या कंक्रीट गिन लें, दोनों सूरतों में ये किसी सूरत भी, ये वाला बम भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर एक ही जगह पर तवातर के साथ कई बम फेंकते रहें तो फिर शायद कोई वहाँ पर क्रैक्स आएँ या कुछ ऐसा मसला हो, लेकिन अभी तक ये सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। फिर दूसरा जो बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है, जिसके लिए शायद अमेरिका को पाकिस्तान के, अब आप कह रहे होंगे कि इतनी तफसील में हम क्यों जा रहे हैं, तो आपको ये पता हो कि इस फैसिलिटी को या तो रजीम चेंज करके कंट्रोल किया जा सकता है, और या फिर किसी करीबी मुल्क से वहाँ जाकर बमबारी करके। अब जो इसराइल है वहाँ से तो इतनी ज़्यादा दूरी है इस सेंटर की कि जो B-2 बॉम्बर हैं वो शायद जाके वापस ना पहुँच सकें, क्योंकि इसमें बहुत ही वेट इन्वॉल्व होगा। 15,000 किलोग्राम का एक बम है, 2 को वो लेके जाएगा एक टाइम में, तो इसलिए शायद जो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं बेस दरकार होगी अमेरिका बहादुर को या इसराइल को। अब जो करीब के कंट्रीज़ हैं जो ये काम शायद उनको लगता हो कर सकते हैं, वो एक पाकिस्तान है, और दूसरा शायद उनको लगता हो इराक़ कर देगा। इराक़ के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो बहुत प्रो ईरान है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ से ऐसा होने देगी, जो मुझे लग रहा है। हो भी सकता है, अफ़गानिस्तान तो ऐसा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर एक ही चॉइस रह जाती है, उसके बाद पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान करेगा कि नहीं, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन ये जो फर्दो है और ये जो बम है GBU-57, ये सारी कहानी अब कनेक्ट होती है कि क्यों बेसिस जो है वो बहुत ज़रूरी दरकार है। उसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि ज़मीन के इतना नीचे बना हुआ है कि शायद GBU-57 भी इसको तबाह ना कर सके, तो फिर दूसरा तरीका रह जाता है रजीम चेंज, और उसके लिए खाना जंगी या बूट्स ऑन ग्राउंड। बूट्स ऑन ग्राउंड भी कोई इतना आला काम नहीं होगा,
ग्राउंड इन्वेजन भी, उसकी वजह ये कि करके अफ़गानिस्तान में देख लिया, इराक़ में देख लिया, सालों साल वहाँ लगे। अगर वहाँ सालों साल लगे तो ईरान तो उससे भी मुश्किल टारगेट होगा, और इस वजह से वहाँ पर शायद खाना जंगी एक ऐसा ऑप्शन रह जाए ताकि ईरान को ज़ख्मी किया जाए और ग्रेजुअली और स्लोली वहाँ पर लॉलेसनेस मचाई जाए, जैसे और बहुत सारे मुल्कों में मचाई गई, और इवेंचुअली फिर रजीम चेंज हो और उस रजीम चेंज के अंदर फिर फर्दो के ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाए। तो ये कहानी थी फर्दो की, पुरसरार लेकिन बहुत बड़ी हकीकत, जिसको अमेरिका या उसका असलहा जो है इसराइल का, वो नहीं पहुँच सकता। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो खबर ये है कि सदर ट्रंप को अब जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो देने का फ़ैसला किया गया है, और वो फ़ैसला किया है हमारे फील्ड मार्शल साहब ने। ये कन्वे किया गया था जब ये सदर ट्रंप को मिले वहाँ पर कि हम आपको नॉमिनेट करना चाहते हैं, और जाहिर है फ़ैसला तो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी करेगी, ये नॉमिनेट करेंगे उसे, उन्हें तो उनके लिए भी मुसीबत बना देंगे। अमेरिका के सदर को अगर नॉमिनेट करेंगे तो शायद उनको देना ही पड़ जाए। फिर पहले सदर ओबामा को वो दे चुके हैं, और जितने बम सदर ओबामा ने चलाए थे दुनिया में वो भी कम ही प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन बाहर अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको ये कन्वे किया गया फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात में कि हम आपको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, क्योंकि आप पीस लविंग हैं, पूरी दुनिया के अंदर सुलह करवाना चाहते हैं, आपने पाकिस्तान और इंडिया की सुलह करवाई है, आपने यहाँ जंग रुकवाई है, इसलिए आप बहुत बड़े पीस कीपर हैं, बहुत बड़े पीस के एम्बेसडर हैं, हम आपको नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, नून लीग के ये तमाम लोग, और जाहिर है नून लीग के ही नहीं है, ये पार्टी तो एक ही है इस टाइम तक, फील्ड मार्शल साहब और नून लीग तो इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। इन्होंने पिछले 3 साल में ट्रंप के ऊपर जो घटिया इल्ज़ामात लगा रखे हैं और जिस तरह की ज़ुबान उसके बारे में इस्तेमाल कर बैठे हैं, उसके बारे में अब इत्तलात हैं कि मीटिंग के दौरान उस पर माजरत की गई है, क्योंकि किसी पॉइंट पर ये बात सामने आई। अब ये हमारे पास ज़राए नहीं बता रहे कि किस तरफ से आई, लेकिन ये किसी बहुत ही मुस्तनद सहाफ़ी से पता चला है कि मीटिंग के दौरान ये पता चला कि सदर ट्रंप के ऊपर जो दुनिया के चंद मुल्क, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं किया गया उनकी हुक्मरान पार्टी से, किसी भी ऐसा मुल्क जो न्यूट्रल हो अमेरिका की तरफ, मीन दुश्मन ना हो सीधा सीधा, उन्होंने सदर ट्रंप के लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जैसी ज़ुबान जो हुक्मरान पार्टी है, एहसन इकबाल हूँ, मरीम नवाज़, तमाम लोगों ने जो अटैक किए सदर ट्रंप के ऊपर, ख्वाजा आसिफ ने, तो ये तमाम जो फील्ड मार्शल साहब के दाएं और बाएं खड़े लोग हैं, इन्होंने सदर ट्रंप को इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया हुआ है माजी में कि शायद उसकी बाज़गश्त इस मीटिंग में भी हुई और इस पर माजरत की गई और कहा गया कि नादानी थी, आगे चलिए वो ऐसे ही इंटरनल पॉलिटिक्स के कॉन्फ्लिक्ट में आपको खींच लाए, क्योंकि ट्रंपिज़म और इमरानिज़म ये दोनों चीज़ें कंपेयर की जाती थी एहसन इकबाल और दूसरों की वजह से। इसीलिए अगर आप देखें तो इस सारे टाइम में एहसन इकबाल आपको कहीं पर खोए खोए नज़र आएंगे। बजट का दौरा है, हालांकि बजट के दिनों में एहसन इकबाल की आप ये कहें कि सीज़न होता है, क्योंकि अंधों में काने राजे हैं, वो इन सब की निस्बत तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये अलग बात है कि वो भी खासी 2 नंबरी करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई में अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिखते हैं, हालांकि उनके पास कोई डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है और वो कभी कहीं प्रोफेसर नहीं रहे। मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आपने प्रोफेसर बनना है तो आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, वरना आप लेक्चरर ही लिखेंगे अपने नाम के साथ, लेकिन वो प्रोफेसर लिखते हैं। और वो भी एक और कहानी है कि वो उनका दाखिला कैसे हुआ था, वो मुझे उनके बहुत ही एक करीबी क्लास फेलो ने बताया था कि उनका जो कॉलेज के अंदर एडमिशन था उसके अंदर भी एक पूरी की पूरी दास्तान है। तो पढ़े लिखे वो इतने नहीं हैं, लेकिन कम से कम वो अंधों में काने राजे हैं। तो आजकल उनका सीज़न होता है और वो हर जगह पर आपको बढ़ बढ़ कर बोलते नज़र आते हैं। लेकिन अब सदर ट्रंप के अताब से बचने के लिए फील्ड मार्शल साहब ने उन्हें यही कह रखा है एहसन इकबाल को कि आप ज़रा थोड़ा सा हाथ हल्का रखें और बैकग्राउंड में चले जाएं। इसीलिए आपको ख्वाजा आसिफ जो है वो दिन में भी बेचारे मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, रात में वो खांसी का सिरप पीने के बाद बड़े ही बेहुदा किस्म के ट्वीट्स करते हैं, वो भी आपको नज़र आते हैं। तो उन्हें डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है बेचारों को एहसन इकबाल की जगह पर भी। और क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक को तो कोई ओहदा दिया नहीं गया तो वो बड़े आराम से साइड पे रहते हैं, वो कोई वज़न नहीं उठाना चाहते। राणा सनाउल्लाह साहब वैसे थक गए हैं और वो वैसे भी देसी साख्ता हैं, वो बाहर की दुनिया के साथ तो ऐसा काम कर नहीं सकते, तो इसलिए ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बेचारे ख्वाजा आसिफ पर पड़ गई हैं। और जो मुंशी साहब हैं वज़ीर ख़ारजा, वो वैसी बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वो अपने आप को अगला प्राइम मिनिस्टर देखते हैं किसी ना किसी वक्त। बेशक अब साल 2 साल 5 साल वो उन्हें लगता है कि कभी ना कभी उनकी बारी भी आनी है, तो वो बहुत ही मोहतात हैं, वो ऐसी कोई बात या ऐसा कोई दिफा या ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो टकर कार्लसन, एक टक्कर का सहाफ़ी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को टक्कर गया है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वो ऐसा टकरा है कि शायद अमेरिका की तारीख में कोई सहाफ़ी इस तरीके से ना टकरा हो। इसराइल के मामले पर जहां बड़े बड़े मीडिया के जुगादरी सवाल पूछने, बोलने और सांस लेने से पहले भी डरते हैं, वहां टकर कार्लसन ने
ट्रंप इंतज़ामिया तो चलें आप नहीं कह सकते, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के एक मेजर फिगर जो ट्रंप की पार्टी है उसके बहुत ही मेजर फिगर टेड क्रूज़, जो शायद अपने आप को कभी ना कभी अमेरिकी सदर का कैंडिडेट भी, या बहुत जल्द अपने आप को कहीं ना कहीं अमेरिकी सदर का कैंडिडेट भी देख रहे हैं, माजी में भी वो अमेरिकी सदर बनना चाहते थे, उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल उनके साथ वही किया है, वही जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल एक तरबूज को गिरा के तबाह कर दें तो टेड क्रूज़ के साथ वही किया गया है। नाम तो उनका बड़ा टेड क्रूज़ है, लेकिन वो क्रूज़ चल नहीं सका, वो काम वहीं ख़राब हो गया। टकर कार्लसन ने उनका एक ऐसा इंटरव्यू किया, उन्हें ऐसा एक्सपोज किया, वो बार बार रजीम चेंज करने की बात कर रहे थे ईरान में, तो उनसे सवाल पूछा कि आपको पता है कि ईरान की आबादी कितनी है? ही कुडंट रिप्लाई। उन्होंने कहा आप एक मुल्क के अंदर रजीम चेंज करना चाहते हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि वहाँ की आबादी कितनी है? फिर उनसे अगला सवाल पूछा गया कि वहाँ पर जो डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं या उसकी जो डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हैं उनके बारे में आपको पता है? उनको उसके बारे में भी नहीं पता था। तो टेड क्रूज़ का एक किस्म का करियर ही फिनिश कर दिया टक्कर कार्लसन ने। टक्कर का सहाफ़ी है, बहुत ही बोल्ड ओपिनियन ले रहा है। फ़लस्तीन, इसराइल, अमेरिका, इसराइल, ईरान, ईरान, अमेरिका, ये जो सारा मामला चल रहा है इसके ऊपर टक्कर कार्लसन ने, और ये भी आपको बता दें कि टक्कर कार्लसन शायद इस वक्त न्यूज़ एंड करंट अफेयर के अंदर अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी आवाज़ हैं। अपने जो उनके प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका वीलॉग हो या दूसरी जगह हो, सबसे ज़्यादा वॉच जो 2-3 लोग हैं उनमें एक टक्कर कार्लसन आते हैं। सदर ट्रंप के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, और ये भी अमूमी तौर पर तासर था कि वो रिपब्लिकन पार्टी को शायद ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने जो तबाही मचाई है इस पूरी टीम की, वो इससे पहले शायद ही किसी ने मचाई हो। अगली बात, ख्वाजा आसिफ साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जो ना सिर्फ उनके लिए हजीमत और शर्म की बात है, बल्कि शायद फील्ड मार्शल साहब के लिए भी उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं, अब स्पेस कोई छोड़ी नहीं कि वो मज़ीद एक्टिंग कर सके। उनसे ये पूछा गया कि आप एक डेमोक्रेट हैं, जो कि ये नहीं है, चले लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, ठीक है, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने कई फ़ौजी बगावतें देखी और जो जानता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में फ़ौजी ताकत का हद से बढ़ जाना कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्या ये आपको परेशान नहीं करता? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे परेशान नहीं करता। उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि हम एक हाइब्रिड मॉडल में हैं। उन्होंने अपने मुंह से कन्फेस किया कि हम अर्दली हैं, मतलब कि हम हाइब्रिड मॉडल में हैं, काम सारा फ़ौज चलाती है, हम साथ ताली बजाने वाले हैं, हम नवा है। उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये एक हाइब्रिड है। माजी में जब इस्टेब्लिशमेंट पर्दे के पीछे से काम करती थी तब भी वो दहाइयों से बहुत ज़्यादा ताकतवर रही, लेकिन ये हाइब्रिड सेटअप है, ये ख़तरे को कम कर रहा है, मेरी ज़ाती राय है। उन्होंने कहा कि ये जो अर्दली है ना, ये वाला काम 1990 में ही हो जाना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे ख्याल में ये बहुत लेट हुआ है, पहले जो आर्मी चीफ थे उनको भी टेक ओवर ऐसे ही कर लेना चाहिए था। तो ये हाइब्रिड सिस्टम ही रहेगा तो हम महफूज रहेंगे और पाकिस्तान भी महफूज रहेगा। वैसे बात ठीक है, रब नेड़े के सोन नेड़े, इनको लगता है कि ये वाला मॉडल ही ठीक है इनके लिए। तो उन्होंने बगैर कोई शर्म हया रखे हुए बड़ी सीधी बात करके उन्होंने कह दिया कि हमने इसको किसी सूरत भी अब हमें शर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि यही है, हाइब्रिड मॉडल है। असल काम, अल्फाज ये नहीं थे ख्वाजा आसिफ के, लेकिन उनका कन्फेशन था टेलीविज़न के ऊपर कि आसिम मुनीर ही असल हुक्मरान है और हम उनके साथ। हाँ, एक जगह पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मशवरा करते हैं आसिम मुनीर साहब के साथ और अपने फ़ैसले लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि वो तो मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पर शायद फेस सेविंग दे रहे थे शहबाज शरीफ को। लेकिन असल उन्होंने जो कन्फेशन किया है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है और आसिम मुनीर साहब ही रुए रवा हैं और हम तो हैं बीच में खामखा। तो ये है वो असल हकीकत, और ये है पाकिस्तान के जो हमने पिछले 2-3 वीलॉग्स के अंदर आपके सामने नून लीग की पूरी कहानी रखी थी कि नून लीग को पीटीआई, तो देखिए ना, आप अक्सर ये सोचते हैं कि पीटीआई को शायद नुकसान हो गया सारे काम से। पीटीआई को तो पहले से ही नुकसान हुआ था ना। इमरान खान साहब जेल में हैं, पार्टी के साथ जो कुछ बाहर किया गया वो आपके सामने है। ये जो अभी इस सारे मामले की जो भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, कैजुअलिटी हुई है, वो नून लीग की हुई है। नून लीग को अब समझ नहीं आ रही, मामलात यहाँ तक चले गए हैं कि अब ख्वाजा आसिफ टेलीविज़न पर आकर कहते हैं कि हाँ ये हाइब्रिड निज़ाम है। और नून लीग, अगर आप सोचें कि यहाँ तक आ गई है कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो चंद दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे नून लीग ये कह रही होगी कि हम तो नहीं कर रहे, ये वही कर रहे हैं। तो ये सफ़र उस सिमत शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।